हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे और पूरी मेहनत कर रहे होंगे। 2023 में बहुत सारी भर्ती आने वाली है, तो उनके लिए पूरी मेहनत करिए, ठीक है, ताकि 2023 जब तक खत्म हुए तो आपके पास एक कोई ना कोई जॉब आपके हाथ में हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये हमारी वीडियो इवनिंग की करंट अपडेट्स की वीडियो होने वाली है 9 फरवरी 2023 की। जो 9 फरवरी या डेट है, 9 फरवरी 9 फरवरी है ना डेट, तो 9 फरवरी की जो आपकी करंट अपडेट की वीडियो होने वाली है, ये वाली इवनिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा, सेंट्रल नोटिफाइज अपॉइंटमेंट ऑफ 5 न्यू जजेस टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सेंटर जो है, मतलब जो हमारी केंद्रीय सरकार है, उसने अपॉइंट कर दी है 5 नए जजेस। 5 नए जजेस किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट कौन सी कोर्ट है हमारी? जो सबसे ऊपर कोर्ट आती है, सबसे सर्वोच्च कोर्ट है। हिंदी में बोले तो सर्वोच्च और इंग्लिश में बोले तो एपेक्स कोर्ट है। सबसे ऊंची ऊपर जो कोर्ट है ना हमारे यहाँ पे, वो कौन सी है? वो है आपकी, मतलब जुडिशरी में जो सबसे ऊपर है वो कौन है आपकी? सुप्रीम कोर्ट है ना। ये जो फैसले लेती है लॉ वगैरह में, सबसे ऊपर कौन सी कोर्ट आती है आपकी? आती है सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो इसमें टोटल देखिए, हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है ना, उसमें ऐसे जजेस नहीं होते कि बस स्ट्रेंथ बढ़ाते चले जाओ, जजेस को अपॉइंट करते जाओ, नहीं, ऐसे नहीं होता। इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जजेस होते हैं, जो सबसे ज्यादा बेस्ट जजेस होते हैं ना, उन्हीं जजेस को जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का मौका मिलता है। इसी वजह से बहुत कम जजेस हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज है। जैसे जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 34 है जो जजेस हो सकते हैं कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। और ये भी अभी तक तो 30 था। 2017 में इसको 30 से 34 किया गया था सुप्रीम कोर्ट की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि देखिए, हमारे पास खाली 30 जजेस हैं और हमारे पास काम इतना सारा होता है, इतने सारे केसेस हैं इंडिया में, इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। आप देखिए, कभी ना कभी कोई ना किसी का केस चलता ही रहता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, तो इस वजह से हमारे लिए जो जज है वो जज की स्ट्रेंथ बढ़ा दी है हमारे लिए। तो सुप्रीम जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने फिर 30 से उसको 34 कर दिया। ओके, तो प्रेजेंटली इस टाइम पे तो जज जो हमारी स्ट्रेंथ है वो 34 है, लेकिन जो भरी हुई पोस्ट है 34 में से, 34 तो पूरी पोस्ट है, 34 जो है तो पूरी वैकेंसी मतलब पूरी पोस्ट है, लेकिन जो भरी हुई है इसमें से वो खाली 27 है, वो खाली 27 है। ओके, तो और 5 ये जो मैंने न्यूज बताई है, 5 इसके द्वारा जो है सेंटर ने अपॉइंट कर दिया, 5 इसके द्वारा सेंटर ने अपॉइंट कर दिया, तो टोटल हो गई है 32। इसका मतलब 2 अभी भी खाली है ना, 2 अभी भी खाली है। तो ये क्या होता है, देखिए, जो सेंटर ने, जैसे यहाँ पे अगर आप न्यूज पढ़ोगे, सेंटर नोटिफाइड अपॉइंटमेंट, मतलब सेंटर ने जो है बता दिया कि हमने ये अपॉइंट कर लिए हैं। तो इसको देख के ऐसा लग रहा होगा जो हमारी केंद्र सरकार है, सेंटर वो अपॉइंट करती होगी सुप्रीम कोर्ट के जज, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये एक संगठन है, ये पूरा प्रोसेस है, जिसको क्या बोलते हैं? कॉलिज्म। इसको बोलते हैं कॉलिज्म। यहां लिख देता हूं मैं, COLLEGIUM, कॉलिज्म। ये पूरा प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट हुए या फिर आपका हाई कोर्ट हुआ, इनके जजेस जो होते हैं, इनको बनाने के लिए ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको कॉलिज्म बोलते हैं। इसके द्वारा ये चुने जाते हैं। अब ये कैसे चुने जाते हैं और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर मतलब सबसे जो इसका लीडर होता है, हेड होता है, वो कौन होता है? सबसे सॉरी हेड होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो हमारा ये है सुप्रीम कोर्ट है, इसके चार सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, जो 4 जजेस सीनियर मोस्ट होते हैं। तो ये 5 लोग मिलके एक लिस्ट बनाते हैं कि ये लोग हैं जिनको हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं एज अ जज। या मान लीजिए किसी जो आपकी हाई कोर्ट है, जितनी सारी हमारे यहाँ स्टेट है, इतनी सारी हाई कोर्ट है हमारे यहाँ, तो किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो, है ना, वो उसको जो है प्रमोट करना है किस चीज के लिए? सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए उसको, या कोई जज है हाई कोर्ट का, ऐसे किसी को भी उनको करना है, उसकी पूरी एक लिस्ट बनाते हैं वो लोग, और वो लिस्ट फिर जो है सेंटर के पास जाती है। उस लिस्ट में से ही सेंटर को चुनना होता है, जो लोग उनको चुनने होते हैं, ठीक है, जो लोग उनको चुनने होते हैं इस सेंटर को उन्हीं लिस्ट में चुनना होता है। तो जब ये 27 थे, अब 7 सीट खाली है ना, 5 तो भर गई, लेकिन 2 अभी भी खाली, 7 सीट खाली थी। तो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सेंटर से कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको ये सीट जल्दी से जल्दी भरनी होगी, मतलब पूरी चेतावनी सी दी थी कि आपको ये सीट जल्दी से जल्दी भरनी होगी, हमारे बहुत सारे काम है जो रुके पड़े। उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वजह से सेंटर ने 5 सीट भर दी है, 2 सीट भरने के लिए रिकमेंडेशन दे चुका है ना, 2 जो है 2 लोगों को चुन चुका है अभी, है ना, लेकिन अभी उनको एज अ जज, एज अ सुप्रीम कोर्ट जज अभी लाया नहीं गया है, अभी वो भी अपॉइंट कर दिए जाएंगे थोड़े बहुत दिनों में। तो कौन कौन है 2 लोग? ये 2 लोग कौन है जिनको चुना गया है? फिर मैं ये भी बता दूंगा ये 5 लोग कौन है, ये कौन कौन थे, ठीक है। और फिर ये जो कॉलिज्म वाला प्रोसेस है ये भी पूरा समझा दूंगा इसमें क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं 2 लोग कौन है। हाँ, ये 2 लोग कौन है जिनको चुना गया है? देखिए, एक तो है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना, उसके चीफ जस्टिस, क्या नाम है उनका? इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनका नाम है आपका राजेश बिंदल। क्या? राजेश बिंदल। एक तो होगा ये, दूसरे हैं आपके, ये हो गए पहले।
पहले तो है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस, जज नहीं, हाँ चीफ जस्टिस मतलब वही चीफ जज जो है, चीफ जस्टिस जो है कौन, राजेश बिंडल। और दूसरे हैं आपके गुजरात हाई कोर्ट के अरविंद कुमार। दूसरे हैं आपके गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन, अरविंद कुमार। तो इन दोनों का नाम, ये जो 2 पोस्ट बच गई है ना खाली, ये 32 हो गई है ना, ये जो दो पोस्ट खाली बच गए, इन दोनों के लिए इनका नाम रिकमेंड किया जा चुका है सेंटर के द्वारा। अब ना ये जो नाम है इसको मतलब इनको थोड़े बहुत दिनों में अपॉइंट कर लिया जाएगा, ठीक है। और ये जो 5 जजेस हैं, ये 5 जजेस कौन कौन है, देखिए ये 5 जजेस हैं आपके। सबसे पहले हैं आपके वो पंजाब राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। सबसे पहले राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे, पंकज मित्तल। ये 5 में से पहले हो गए, ठीक है। तो ये हो गए राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल। दूसरे कौन है आपके, दूसरे हैं आपके जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, संजय कालरा है आपके, कहाँ के, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। फिर तीसरे कौन है आपके, दूसरे पहले कौन हो गए, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मिश्रा। दूसरे हो गए आपके संजीव कालरा, कहाँ के, संजय कालरा, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस है ना। फिर उसके बाद थर्ड कौन है, थर्ड है आपके पीवी संजय कुमार। ये कहाँ के, मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, क्या, पीवी संजय कुमार है ना, ये मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, मणिपुर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। फिर चौथे, ये हो गए 3 आपके। चौथे कौन है, चौथे आपके अजहरुद्दीन। ये अजहरुद्दीन कौन है, ये अजहरुद्दीन जो है पटना हाई कोर्ट के जज है ना, ये एक जज है पटना हाई कोर्ट में, ये चीफ जस्टिस नहीं है ना। तो अजहरुद्दीन पटना हाई कोर्ट के जज, ठीक है। फिर 5वें कौन है, फिर 5वें हैं आपके इलाहाबाद कोर्ट के जज हैं, क्या नाम है उनका नाम है मनोज मिश्रा। कौन, मनोज मिश्रा, जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, ओके। ये 5 लोग हैं जो चुने गए हैं। ये 2 लोग जो है कौन से हैं, जिनको रिकमेंड किया गया है, ये जो 2 पोस्ट होती है उसके लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉलेज सिस्टम क्या होता है। तो ये कॉलेजियन सिस्टम जो है ना, ये अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि सरकार मानने को तैयार नहीं हुई थी कि ऐसे जज जो है करने चाहिए, क्योंकि सरकार का मानना था कि जज जो है सरकार के द्वारा अपॉइंट करने चाहिए। तो सरकार एक नया लॉ भी लेके आ गई थी, उसके लिए फिर लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया था, है ना। तो ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है पूरा, है ना। मैंने आपको बताया इसका हेड कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज, है ना। और नीचे जो मतलब उसकी पूरी टीम में जो होते हैं 4 तो होते हैं जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो, और टॉप जो है आपके कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके। ये तो हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए। और हाई कोर्ट का जो कॉलिज्म होता है, जब कौन होते हैं उसके लिए जब जज चुने जाते हैं, तो कौन होते हैं उसके लिए जज चुने जाते हैं, जब होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कोई भी 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ओके, कोई भी 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो है उनको चुन लिया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, अब ये भी जानने वाली बात, ऐसा क्यों होता है कि ये कॉलिज्म सिस्टम के द्वारा ही क्यों चुना जा रहा है, सरकार क्यों नहीं चुन रही, इस बात से क्या परेशानी थी, कि इस बात से ये परेशानी है, अगर मान लो सरकार ने किसी जज को चुना, है ना, सरकार ने किसी जज को चुना, तो उसके बाद क्या होगा, जो सरकार किसी जज को चुनेगी तो उसका वो मिसयूज कर सकती है, सरकार किसी भी केस में मिसयूज कर सकती है। लेकिन जब ये जजेस जो है चुने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के खुद के द्वारा, तो ये जो है बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे और कोई भी परेशानी नहीं होगी, है ना। इस सरकार के दबाव में थोड़ी काम करेंगे, क्योंकि चुनने वाला इनको सुप्रीम कोर्ट है, निकालने वाला इनको सुप्रीम कोर्ट होगा, है ना। तो इस वजह से जो है जो हमारी गवर्नमेंट है उसको नहीं दिया गया ये वाला हक कि वो जज चुन सके सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ओके। क्योंकि देखिए ऐसा एक केस हो चुका है एक बार, ऐसा केस जो 1973 के दौरान हुआ था, ऐसा केस इंदिरा गांधी जी ने किया था। ऐसा केस कब किया था, जब इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी कब लगाई थी, 1975 में, 75 से लेकर 77 तक इमरजेंसी लगी थी हमारे यहाँ पे, जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। तो 73 में इन्होंने क्या कहा था, इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने जाने थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने जाने थे, वो चुना तो किसी और को जाना था, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, चुना तो किसी और को जाना था, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनते हैं, प्रेजेंटली हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, प्रेजेंटली हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस है डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन, डी.वाई. चंद्रचूड़। इससे पहले कौन थे, यू ललित, अब कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़, ओके। तो जो जिनको चुना जाना था ना उस टाइम पे चीफ जस्टिस कौन होते हैं, चीफ जस्टिस किसको चुनते हैं, जितने भी हाई कोर्ट में जज, सॉरी जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जज हो गए, कितने 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो जो 34 के 34 जज हैं, इनमें से जो सीनियर मोस्ट होगा, जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होगी, जिसका एक्सपीरियंस, जिसका तजुर्बा सबसे ज्यादा होगा, उसको चुना जाएगा, ठीक है। तो जो सीनियर मोस्ट जजेस थे ना उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के, उस टाइम पे 34 स्टैंड नहीं कम होती थी इस टाइम, ये तो मैंने बताई 34, तो अभी उससे पहले 30 थी, उससे पहले और भी कम थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, जो जज, जो उनके जानने वाले जज थे, उन्होंने क्या किया, जो वो छोटे थे उम्र में, वो छोटे थे, तजुर्बे में छोटे थे, उनको नहीं बनना था चीफ जस्टिस, लेकिन उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने
उनको चीफ जस्टिस बना दिया। और उन्होंने जैसे ही वो चीफ जस्टिस बने, उन्होंने आके क्या किया, जो उनसे सीनियर जितने भी जजेस, तीन चार उनसे सीनियर जितने भी तीन चार जजेस थे, उन सबको जो है निकाल दिया वहां से। अब क्या हो गया, सीनियर मोस्ट वो बन गए, जितने ऊपर के थे उन्होंने सबको सस्पेंड कर दिया, सबको निकाल दिया वहां से, तो सीनियर मोस्ट वो बन गया, अब कोई कुछ कह नहीं पाएगा। तो ऐसा जो है एक दो बार हो चुका है, एक बार ये इंदिरा गांधी ने किया था, एक बार और हुआ है। उस सबसे बचने के लिए, क्योंकि फिर उसी चीज का इस्तेमाल करने के लिए जब इंदिरा गांधी ने जो भी आपका इमरजेंसी के दौरान किया, जो भी आपातकाल के दौरान किया, उससे बचती रही इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इसी सबको इसी सब चीजों को अवॉइड करने के लिए, इसी सब चीजों से बचने के लिए ये वाला जो एसटी कॉलिज्म वाला, ये जो है कॉलिज्म वाला जो सिस्टम है, ये आया था। ठीक है, इनको चुनने का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, रिलायंस जियो एंड जीएसएमए अनवील डिजिटल स्किल प्रोग्राम इन इंडिया। डिजिटल स्किल प्रोग्राम इन इंडिया, तो ये क्या है, ये दो कंपनियां, रिलायंस जियो को सब जानते हैं, ये भी एक कंपनी है जीएसएमए। ये दोनों कंपनी ने क्या किया है, मिलकर एक जो पूरा प्रोग्राम बनाया है, किस लिए, डिजिटल स्किल प्रोवाइड कराने के लिए इंडिया को। इसमें बेसिकली फोकस किस चीज पर किया गया है, जो इंडिया की रूरल एरिया वाले लोग हैं ना, उनके ऊपर किया गया है। जो महिलाएं हो गई या जो और लोग हो गए ना, उन सबके जो पीपल्स हो गए और जो लोग हो गए, उनके ऊपर बेसिकली महिलाओं के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। तो इसमें क्या होगा कि उन लोगों को स्किल सिखाई जाएंगी, स्किल जो उनके हिसाब से होंगे ऐसी उनको स्किल सिखाई जाएगी। क्यों, ताकि वो आगे जाके देखिए, जब किसी को अगर कुछ काम करना है, ठीक है, चाहे ऑनलाइन करना हो, ऑफलाइन करना हो, कुछ भी करना, तो कोई ना कोई स्किल तो होनी चाहिए उनके अंदर। जिस चीज में महारत हासिल हो उसी के हिसाब से तो काम करता है आदमी। तो इनके अंदर की जो स्किल्स हैं, बेसिकली ये डिजिटल स्किल्स की बात हो रही है। इसका मतलब कंप्यूटर वगैरह चलाना और इस सब के बारे में इनको बताया जाएगा, है ना। कंप्यूटर चलाना सिखाना, बहुत सारी और चीज सिखाना, इनको सिखाया, मतलब चलाना इनको सिखाया जाएगा। क्यों, देखिए आजकल ना हर चीज डिजिटल होती चली जा रही है इंडिया में, हर चीज डिजिटल होती चली जा रही है। डिजिटल चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है, लेकिन डिजिटल डिवाइड बढ़ता जा रहा है उसी के साथ साथ। अभी डिजिटल डिवाइड क्या होता है, मैंने आपको कई बार समझाया, फिर समझा देता हूँ। डिजिटल डिवाइड ये क्या होता है, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको डिजिटली सब चीज चलानी आती होगी, फोन आपका, लैपटॉप और आपका कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी ले लीजिए, कंप्यूटर कुछ भी ले लीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं आता होगा बहुत सारी चीजें चलानी, है ना, जिनको कुछ भी चलाना नहीं आता। तो इन दोनों के बीच में जो फर्क है ना, उसको डिजिटल डिवाइड कहते हैं। चलाने वाला और जिनको चलाना नहीं आता, वो डिजिटल हैव और डिजिटल हैव नॉट। या अब उनको चलाने ना आता हो, ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, या तो उनके पास पैसे ना हो खरीद सके इसलिए चलाना ना आता हो, या फिर कोई और वजह, या कुछ भी वजह हो सकती है जिसको चलाना नहीं आता। तो ये जो बीच में इन दोनों के बीच में फर्क है ना, इसको डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है, इसको जल्दी से जल्दी नीचे लेके आने की कोशिश के लिए यहाँ पे डिजिटल स्किल प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जो है लॉन्च कर रही है, डिजिटल स्किल प्रोग्राम। क्यों, क्योंकि इंडिया भी सारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे धीरे करके अपनी सारी फैसिलिटीज को ऑनलाइन लेके आ रही है, और उनका फायदा तो कोई जब भी उठा सकता है ना, जो उसको ऑनलाइन चीजें चलानी आती हो, जो उसको डिजिटली चीज चलानी आती हो। उसकी वजह से डिजिटल डिवाइड खत्म करना बहुत जरूरी है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो जब उसका ट्रायल बेसिस हुआ था ना, ये जो प्रोग्राम है ये 1000 लोगों के ऊपर हुआ था। ठीक है, यूपी और आपका तमिलनाडु के 1000 गांव में हुआ था, लोगों के ऊपर नहीं, गांव में 1000 गांव में, यूपी के तमिलनाडु के गांव में हुआ था। अब उसके बाद क्या कर दिया गया इसको, अब इसको 10 स्टेट्स में चलाया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत सक्सेसफुल हुआ, इसका जो ट्रायल राउंड था, लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, इसकी वजह से अब इसको 10 स्टेट्स में ऑलरेडी चलाया जा रहा है। किसके द्वारा, रिलायंस के द्वारा और जीएसएमए इस कंपनी के द्वारा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है आपकी, नेक्स्ट न्यूज है आपकी पंजाब न्यू इंडस्ट्रियल एंड ईवी। ई यू नहीं है, ये ईवी है। ईवी भी आपको बताऊंगा क्या होता है, ये है आपका ईवी। तो क्या है, पंजाब न्यू इंडस्ट्रियल एंड ईवी पॉलिसी। तो देखिए पहले तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर ईवी के बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, ये है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, देखिए जो पंजाब की पुरानी ओल्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी ना, वो खत्म हो गई थी, उसका जो ड्यूरेशन था वो खत्म हो गया था। तो जो सरकार है उसने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला दी है, और ये जो सरकार प्रेजेंट की सरकार है, इसकी जो है पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये भी याद रखिएगा। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता क्या है, किसी भी चीज की इंडस्ट्री को चलाने के लिए कैसे अगले कुछ सालों में चलेगी, कैसे कैसे काम होगा, सरकार कैसे काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर को कैसे काम करना है, पब्लिक सेक्टर को, सब चीज इस चीज के अंदर डिसाइड होती है। हमको किस चीज के ऊपर फोकस करना है, जो गवर्नमेंट है कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना है, कौन सी फैक्ट्रीज हमारे यहाँ हमको लेके आनी है, कौन सी कंपनी जो है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के अंदर उनको अपने यहाँ लेके आना है, अपने यहाँ पे उनकी फैक्ट्री खुलवानी है। इन सब चीजों के ऊपर कौन सा टैक्स रखना है, कौन सा नहीं रखना है ना, जॉब कैसे क्रिएट करनी है, ये सब चीजें जो काम होती है आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में होती है। इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो इस पॉलिसी में होगी ही होगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। ठीक है, तो पुरानी पॉलिसी इनकी खत्म हो गई, इसलिए ये नई पॉलिसी लेके आए। अब ये जो नई पॉलिसी लाई गई है ना, इसके ऊपर बहुत 3-4 चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। अब ये 3-4 चीजें क्या है, ये 3-4 चीजें हैं, जैसे एमएसएमई जो होती है, जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज होती है, एमएसएमई इंडस्ट्रीज इनके ऊपर बहुत फोकस है। एमएसएमई मतलब
एमएसएमई मतलब मिनी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ओके, मिनी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, उनको ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया जाएगा। कैसे? अब देखिए, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, अब उनके पास ऐसा तो है नहीं, बहुत ज्यादा पैसा होता है, और ना ही उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, एकदम बहुत ज्यादा फायदा होने लगा, तो उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। अब सपोर्ट जैसे बैंक प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करके, है ना, बैंक से वो लोन उठाते हैं, वो भी एक तरह की हेल्प हो गई बैंक की तरफ से, है ना। फिर दूसरे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो सब्सिडीज देती है, उससे टैक्स को माफ करके या लैंड के ऊपर सब्सिडीज देके, रोड सड़क वगैरह, जो सड़क कह रहा हूँ, जमीन वगैरह होती है उनके ऊपर सब्सिडीज देके, ये टैक्सेस जो होते हैं उनके ऊपर सब्सिडीज देके, इस प्रकार की हेल्प की जाती है ना। एक तो इसका एमएसएमई के ऊपर फोकस, इनकी हेल्प की जाए। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको अच्छे से अच्छा बनाया जाए पंजाब में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुका हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने में, बिजनेस डूइंग मतलब करने में ईज हो, ईज मतलब आसानी हो, ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, के बिजनेस करने में आसानी हो। अब इस बिजनेस को आसान बनाने के लिए ये पॉलिसी जो है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है, क्योंकि जो बिजनेस आसान होगा कि नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, जहां पे वो बिजनेस खोला जा रहा है वहां पे, है ना। चलने की बात नहीं हो रही है, चलाने में नहीं हो रही है, ये हो रही है खुलने में बात। अब खुलने में तो बहुत सारे फैक्टर आते हैं, क्या कि जमीन आपको अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही, आसपास का एरिया कैसा है, सरकार आपसे कैसे बिहेव कर रही है, सरकार आपको सब्सिडीज दे रही है कि नहीं। जितने मान लीजिए सरकार ने आपको सब्सिडी दी, आपको थोड़े सस्ते जो पैसे हैं उसमें जमीन मिल गई, तो आपके लिए अच्छा है, वो आपके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो गया। फिर आपने जो है सरकार ने आपसे आपके लिए टैक्स माफ कर दिए, वो आपके लिए अच्छा हो गया, समझ रहे हैं आप। और क्या हो सकता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जो पेपर वर्क होते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको खोलनी होगी तो बहुत सारे पेपर वर्क कराने होते हैं, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काम कर दिया। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी यहाँ की, अपने देश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम करने के लिए, इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छी करने के लिए, कम करने के लिए, सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए, मतलब बिजनेस करने में आसानी हो, इस चीज को बढ़ाने के लिए क्या किया कि पहले जो आपको फाइल्स में सिग्नेचर लेने होती थी, आपको अब कुछ नहीं करना, आपको सीधे जाके ऑनलाइन अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और वहां से जो है आपको जो परमिशन लेटर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये करना है। तो एक आपका थोड़ी सी देर में काम हो गया। तो ऐसे ही जो है, ये जो बिजनेस करने में पहले डिफिकल्टी होती थी, पहले आप ऑफिस में जा रहे हो तो बहुत बहुत दिन तक चक्कर काटने पड़ते थे, इस सबसे फ्री हो गया। तो ये सब चीजें जो होती है, इन सब चीजों को, जिसमें बिजनेस करने में, जो बिजनेस करना चाहता है उसको, जो इंटरप्रेन्योर है, जो भी बिजनेस करना चाहता है, इंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, जिसको बिजनेस करना है, जिसको बिजनेस खोलना है, नई कंपनी खोलनी है, उनको इंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो उनको आसानी हो, ये आसानी जितनी ज्यादा होगी उतनी हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छी होगी। ये हर चीज की होती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक शहर की हो सकती है, एक आपकी स्टेट की हो सकती है, राज्य की, जैसे आप पंजाब की बात हो रही है, हमारे देश की हो सकती है। इंडिया का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो अपनी विदेशों में बहुत सारी इंडेक्स नहीं निकलती है, जो एक इंटरनेशनल इंडेक्स निकलती है बहुत सारी, जैसे मिलिट्री के ऊपर निकलती है ना, किसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर निकलती है, ऐसी आपकी डेमोक्रेसी के ऊपर निकलती है, करप्शन के ऊपर निकलती है, ऐसी आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर भी निकलती है। और इंडिया की जो इसमें रैंक है ना, पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रही है, ठीक है। तो ये जो स्टेट, ये जो आपकी पंजाब है, इसकी जो पॉलिसी है, ये पहले मैंने आपको बताया एमएसएमई के ऊपर फोकस करेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर फोकस करेगी। फिर और ये फोकस करेगी जो क्लीन एनर्जी वाली कंपनीज होती है ना, उनको बहुत ज्यादा कंसेशन देगी। क्लीन एनर्जी क्या, देखिए मैंने आपको पूरा समझाया था क्लीन एनर्जी क्या होता है। ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा जो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, हमको नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी ऊर्जा को ग्रीन एनर्जी या फिर क्लीन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी ये आएंगे यहाँ पे बिजनेसेस, जो भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी, वो क्लीन एनर्जी के ऊपर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करे, इस चीज के लिए सपोर्ट करेगी। क्या, जो पंजाब गवर्नमेंट है अपनी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसमें फोकस किया है। तो जो जितना आपके ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करने वाली कंपनी होगी, उसको ज्यादा से ज्यादा कंसेशन मिलेगा, उसको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, इसके द्वारा, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि उनको इंकरेजमेंट मिले और ज्यादा से ज्यादा जो है ग्रीन जो एनर्जी वाली कंपनी है यहाँ पे खुले। ओके, फिर आगे बात करते हैं आपकी ईवी पॉलिसी। ईवी क्या होता है? ईवी, ईवी का मतलब है इलेक्ट्रिकल व्हीकल। क्या? इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ईवी का मतलब आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है? ऐसे वाहन, व्हीकल मतलब वाहन, है ना, कुछ भी, आपकी गाड़ी, बाइक, स्कूटी, कुछ भी हो सकता है। ऐसे वाहन जिनको हम इसके द्वारा, बिजली के द्वारा चला सके, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं। इलेक्ट्रिक मतलब जो बिजली से चले, ऐसे व्हीकल, ऐसे आपके वाहन जिनको हम बिजली के द्वारा चला सके, उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में उसको ईवी कर देते हैं। तो ईवी के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम किया है। मैंने क्या बोला आपको, इसमें बताया था अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, कि जो क्लीन एनर्जी है उसके ऊपर काम करेगी। इसमें जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसके अंदर क्लीन एनर्जी के ऊपर काम करेगी। तो ये जो आपकी
इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ये भी तो आपकी क्लीन एनर्जी होती है, तो इसके ऊपर भी काम किया जाएगा पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको जो है सब उनको जो है ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे, ये पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल जो है इनको कम खरीदे। क्यों? क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं ना, जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे उतना जो है पर्यावरण को नुकसान कम होगा, पर्यावरण को नुकसान कम होगा, इंसानों को भी नुकसान कम होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये पॉलिसी जो है लॉन्च की गई है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ है आपकी क्वाड नेशंस लॉन्च साइबर चैलेंज। तो जो आपके हैं क्वाड नेशन, एक क्वाड नेशन क्या है, ये क्वाड एक ग्रुप है, क्वाड एक ग्रुप है। देखिए मैंने ना इसके बाद क्वाड पूरा इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो इसका पूरा नाम है ग्रुप का। देखिए क्वाड के बारे में ना जो मेरी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वाली सीरीज है उसमें मैंने क्वाड के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन आ रहे हैं, मैंने इन सबके बहुत सारों के बारे में पढ़ा रखा है। ठीक है, अभी कुछ दिन से उस पर वीडियो नहीं आ पा रही है कोई नई, क्योंकि टाइम मिलने में थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन अभी वो सीरीज कंटिन्यू है और उसमें अभी नई वीडियो आएंगी, है ना। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो मेरे हिसाब से 20-22 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर वीडियो आई है। अभी तो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिनके ऊपर वीडियो आनी है। तो आपको क्वाड के बारे में डिटेल से समझना है ना, पूरी डिटेल एक एक इतनी इतनी से, अगर किसी को ये डॉट भी वहीं कहीं कुछ है ना, ये डॉट भी कुछ बताती है क्वाड के बारे में, वो भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है उसमें। तो आप जाइए और जो आपको क्वाड के बारे में जो भी पढ़ना है ना पढ़ दीजिए। अगर आपने वो वीडियो पढ़ ली ना, मतलब वो वीडियो देख लिया और उससे नोट्स बना लिए, फिर आपको क्वाड के बाहर कुछ नहीं पूछना, है ना, क्योंकि क्वाड के बाद कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन सॉल्व करिए और आपको जो है सारे आंसर पता चलेंगे। एक बार कोशिश करके देखिए और ये वीडियो जाके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि क्वाड जो है बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसके बारे में बहुत कुछ मुझे समझाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे समझाना पॉसिबल नहीं है। मैं इतना बता सकता हूँ यहाँ पे कि इसमें 4 मेंबर है, क्वाड के 4 मेंबर है। 4 मेंबर कौन कौन से हैं? 4 मेंबर्स हैं इसके। कौन कौन से हैं 4 मेंबर्स? यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 मेंबर है इसके। देखो आपको दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो ये 4 मेंबर है किसके? क्वाड के। नीचे लिख देता हूं जापान। ये 4 मेंबर है क्वाड के। ये चारों मेंबर जो है, ये चारों कंट्री जो है मिलकर ग्रुप बना रही है क्वाड का। इसके फिर उसके बाद ये ग्रुप में काम करना चाहती है। ये जो है आपका ग्रुप इंडो पैसिफिक के ऊपर फोकस करता है। इंडो पैसिफिक कौन सा एरिया है? इंडो पैसिफिक अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ एक मिनट रुक जाइए, हाँ जगह है। तो देखिए इंडो पैसिफिक में आपको बना के दिखाता हूं, मैप में बना के दिखाता हूं। तो यहाँ आ नहीं पाएगा, यहाँ बना देता हूँ। पूरा नहीं आ पाएगा क्योंकि पूरा कवर करना पड़ेगा ना, यहाँ बना देता हूँ। हाँ तो देखिए अब ये पूरे वर्ल्ड का मैंने मैप बना दिया, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का मैप बना दिया है। तो अगर शुरू करें, देखिए ये इंडिया है। अगर मैं इंडिया इसलिए बना रहा हूँ यहाँ पे, वैसे इंडिया की तो जरूरत है ही है, क्वाड इंडिया का मेंबर, जो क्वाड का मेंबर है इंडिया, तो इंडिया की जरूरत तो है ही है। तो ये तो इंडिया है आपको, बाकी मैं इंडिया इसलिए बनाता हूँ हर मैप में ताकि रेफरेंस आपको पता चल जाए। ये इंडिया है, ये यूएसए है, ठीक है, ये आपका यूएस हो गया, इंडिया हो गया, जापान, एक मिनट रुकिए, हाँ ये जापान हो गया आपका, यहाँ पे जापान हो गया, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका। तो ये जापान हो गया और ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। इन चारों कंट्री को मिला के ग्रुप बनता है क्वाड। ये किसके ऊपर फोकस करता है? ये फोकस करता है इंडो पैसिफिक के ऊपर, इंडो पैसिफिक की जो रीजन है उसके ऊपर। अब इंडो पैसिफिक क्या रीजन है? देखिए ये जो यहाँ पे वाटर बॉडी है ना, यहाँ पे जो समुद्र है उसका नाम क्या है? पैसिफिक ओशियन, है ना, इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन, हिंदी में प्रशांत महासागर। जो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है ना, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र, इससे बड़ा कोई समुद्र नहीं है, ये सबसे छोटे छोटे है, उसका क्या नाम है? प्रशांत महासागर, और इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन सा? ये है आपका इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, जो भारत के नीचे पड़ता है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तो ये दोनों जिसके अंदर कवर होते हैं उस रीजन को बोलते हैं इंडो पैसिफिक। तो कहां से कहां तक? देखिए यहां से लेके ये जो पूरा मैंने मार्क कर दिया, इससे ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से पूरा मार्क कर दिया, ये है आपका इंडो पैसिफिक का एरिया, है ना, ये है आपका इंडो पैसिफिक का एरिया, ये कह जाता है आपका इंडो पैसिफिक।
ठीक है, वो आप वीडियो पढ़ोगे ना, आप क्वाड के ऊपर जो वीडियोस में पढ़ोगे तो मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से पूरा मैप बना के सिखाया है। यहाँ पे तो छोटा मैप बनाना पड़ा मुझे, और वहां पे मैंने पूरा बड़ा मैप बना के आपको पूरा समझाया है कि इंडो पैसिफिक कौन सा है, फिर उसमें एक एरिया जो है एशिया पैसिफिक के नाम से भी आएगा, फिर रशिया को और चाइना को क्या परेशानी है, मैंने सब कुछ बताया इसके बारे में। आपको देखना पड़ेगा सारा कुछ समझने के लिए। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ। तो ये जो क्वाड ग्रुप है, ये मैंने आपको पूरा इंडो पैसिफिक वाला एरिया बता दिया, कौन सा क्वाड कंट्री कहाँ का है वो बता दिया आपको। तो ये जो क्वाड ग्रुप है, इसने एक चैलेंज लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, साइबर चैलेंज। तो इस चैलेंज में क्या होगा, बेसिकली एक तरह का कॉम्पिटिशन है, एक तरह का कॉम्पिटिशन है कि कोई भी आदमी जो इंटरनेट चलाता है ना, उसको क्या करना है, एक साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम बनाना है और उसको देना है यहाँ पे। और उसको जब देंगे ये, तो उसके ऊपर ये जो कंपनी क्या करेंगी, कंपनी नहीं, ये जो देश है, इन देश की कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो साइबर सेल से रिलेटेड होंगी, फिर इनके ऊपर अटैक करके देखेंगे किस चीज से। जैसे बहुत सारे रैंसमवेयर होते हैं, मालवेयर होते हैं, जो बहुत सारे आपके एआई अटैक कर सकता है कोई भी, जो बहुत सारे आपके वायरसेस होते हैं उनसे अटैक किया जाएगा इनके ऊपर। और ये देखा जाएगा जो इनके सिक्योरिटी, ये है आपके साइबर सिक्योरिटी के जो आपके सॉफ्टवेयर इन लोगों ने बनाए, ये अच्छे हैं, इफिशियंट है कि नहीं है। कभी जो हमने थोड़ा सा अटैक किया तभी नीचे गिर गए, हाँ, थोड़ा सा अटैक किया तभी खराब हो गए। तो ये कंपटीशन किस चीज के लिए है, ये जो चैलेंज है, ये एक तरह का कंपटीशन है कि कोई भी, इसमें कोई भी जो इंडो पैसिफिक रीजन से बिलोंग करता है, जो इंडो पैसिफिक रीजन से बिलोंग करता है ना, इंडो पैसिफिक बता दिया मैंने आपको कहा, जो इंडो पैसिफिक से बिलोंग करता है, मतलब जो भी कंट्री इंडो पैसिफिक में आती है, उसका कोई भी आदमी जो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसको इंटरनेट के इस्तेमाल से बनाया जा सकता है, तो इंटरनेट का जो भी इस्तेमाल करता है वो अपना जो सॉफ्टवेयर बनाएगा, साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, उसको यहाँ भेज सकता है, और यहाँ पे फिर उसकी टेस्टिंग होगी, और जिसका सबसे अच्छा होगा, जिसपे सबसे कम वायरसेस का असर पड़ेगा, वो जीतेगा। अब ये क्यों बनाया गया है ना, ये चैलेंज क्यों लाया गया है, क्योंकि देखिए ये जो कंपनीज है ना, सॉरी ये जो कंट्रीज है, ये कंट्रीज कोशिश कर रही है कि ये अपने लिए, क्वाड के लिए, ये जो है ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनाए ताकि वहां पे आराम से अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, कुछ भी जो है सारा अपना साइबर डाटा जो भी है ना, पूरा डाटा उसको सिक्योरली रख सके, और उस पर कोई भी अटैक करे, कोई भी, जैसे मान लो कल को चाइना कर रहा है, रशिया की कोई कंपनी अटैक कर रही है, तो उससे बचा जा सके, या फिर मान लो ईरान की कर रही है, कोई भी कर रहा है ना, कोई भी जो अटैक करे इसको, तो अपना इनका जो डाटा है क्वाड कंट्रीज का, ये जो 4 कंट्री है, इनकी आपस में जो बातचीत हो रही है, जो भी डील साइन कर रहे हैं, उन सबको सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए ये चैलेंज लाया गया है। और इसके द्वारा जो साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आएगा उसको जो है यूज किया जाएगा, ठीक है, जो जीतेगा इसको। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हम आगे क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका आज का लास्ट पॉइंट क्या है आपका, म्यांमार रशिया एमओयू ऑन डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर। देखिए सुबह ना मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, सुबह मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था। क्या पॉइंट पढ़ाया था आपको कि यूएस एंड फिलीपींस इन दोनों ने एक डील साइन की है, एक मिलिट्री डील, है ना। और जब मैंने आपको ये पढ़ाया था ना, तो मैंने लास्ट में या पता नहीं स्टार्टिंग में या बीच में कहीं तो बोला था कि मैं आपको शाम को एक न्यूज बताने वाला हूं, जो रशिया ने, जैसे ही यूएस ने फिलीपींस के साथ डील साइन की है ना, ऐसे ही रशिया ने तुरंत से म्यांमार के साथ, मलेशिया ने म्यांमार के साथ ये डील साइन कर ली है ना। ये दोनों मिलिट्री के ऊपर है, इसमें न्यूक्लियर पावर लिख रहा है, न्यूक्लियर पावर के ऊपर होगी। इनको जो म्यांमार है, जो म्यांमार कंट्री है, इसके पास ये न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं है, तो इसको रशिया बताएगा कैसे कैसे जो है यूरेनियम को इनरिच किया जाता है, ताकि उसका न्यूक्लियर पावर की तरह यूज किया जा सके। न्यूक्लियर पावर किस लिए यूज होती है, देखिए वैसे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होती है, लेकिन बहुत सारे खतरनाक कामों के लिए भी यूज होती है, जैसे कि एटॉमिक परमाणु बम जो होते हैं, एटॉमिक बम बनाने में यूज होती है, या फिर कोई भी जो सारी मिसाइल्स होती हैं उनके अंदर वॉरहेड लगाने के काम आती है ना। तो ये उसके लिए आपको इनरिच करनी आनी चाहिए, मतलब उस लेवल तक उसको अच्छा करना आना चाहिए, कैसे किस लेवल पे ये वाला काम करेगी, है ना, एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाला काम। तो आज तक दुनिया में ऐसी 6-7 ही कंट्री है जो है इस लेवल तक पहुंच पाई है कि न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर पावर जो भी आपका ये जो है आपका यूरेनियम जो है, इसको इतना इनरिच किया जा सके कि उसको न्यूक्लियर पावर की तरह यूज किया जा सके। जैसे मैं आपको बताऊं कौन कौन है जिसको, जो बॉम्ब वगैरह जिनके पास है, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, जैसे कि यूएस रशिया, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान एंड इजराइल, है ना, ये कंट्रीज है ना, ये यूके, ये कंट्रीज है कुछ जिनके पास ये। यूके का देखिए मैं कंफर्म नहीं हूं, यूके का मुझे याद नहीं आ रहा, बट मेरे हिसाब से यूके ऐसी सब चीजों में है ही, तो होगा ही शायद, बट आई एम नॉट कंफर्म अबाउट यूके, तो मैं आपको बता दूंगा, है ना, आई एम नॉट कंफर्म अबाउट यूके। बाकी इन सबके बारे में पूरी तरह कंफर्म हूं, ये तो है ही है। बाकी मैं आपको इसके यूके के बारे में बता दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में कहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे कमेंट डाल दूंगा, या तो फिर आपको कल की वीडियो में जरूर बता दूंगा कि यूके इसका हिस्सा है कि नहीं है, यूके के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है कि नहीं है, ठीक है। बाकी इन 4 के, इन 5 के पास तो है ही है,
छह, इन छहों के पास तो है ही है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब। तो सब कंट्री को नहीं आता है इनरिच करना उसको, है ना, जो न्यूक्लियर जो आपका यूरेनियम है उसको इनरिच करना नहीं आता है। तो ये सब कंट्रीज अलग अलग कंट्रीज की जो है मदद मांगती है, लेकिन सब कंट्री इनकी मदद करती नहीं है, ये सब कंट्री इनकी मदद करती नहीं है। क्यों नहीं करती है? देखिए जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह है ना, देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत खतरनाक होता है। आपने हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में सुना होगा, जो जापान के शहर है जिनके ऊपर यूएसए ने डाल दिया था, आज तक वहां पे बहुत अच्छी चीज नहीं हो पा रही है। आज तक भी उसकी जो वो थी आपकी जो हार्मफुल गैसेस थी, आज तक भी वहां पे घूम रही है। कब? 1945 में डाला था, और अब तक भी वहां पे बहुत परेशानी है उसकी वजह से। ठीक है, तो समझिए उस टाइम पे जो तबाही हुई थी वो तो भूल ही जाइए आप। उस टाइम पे तो इतनी भयंकर, मतलब कोई आदमी बचा नहीं था वहां आसपास, कोई बिल्डिंग, कोई आदमी, कुछ नहीं बचा था। आप अगर गूगल पे फोटोज डाल के देखोगे ना कि ये जो बॉम्ब डाला था, किसने? यूएस ने डाला था, है ना, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, उसकी बाद की फोटो देखोगे तो शहरों, इन दोनों शहरों में कुछ बचा ही नहीं था, है ना। तो ये इतने भयंकर बॉम्बे के अगर आप किसी कंट्री के ऊपर डाल दो ना, और वो जो डाला था ना यूएसए ने, वो तो स्टार्टिंग पहली बार बना था, बहुत छोटा सा था वो, तो मतलब छोटा सा साइज में नहीं था, उसमें जो यूरेनियम यूज किया गया था वो बहुत थोड़े अमाउंट में यूज किया गया था। और आजकल तो कंट्री इतनी वो हो चुकी है, एडवांस हो चुकी है, तो बहुत बहुत बड़े बड़े ऐसे बॉम्ब बना रही है। तो वो तो उसने जब 2 शहरों को तबाह कर दिया छोटे से ने, तो आज के समय में अगर उसको यूज किया जाए बड़े वाले को, तो समझिए पूरे का पूरा देश उड़ा सकता है ना। ये पाकिस्तान जैसा देश तो पूरा का पूरा एक ही बॉम्ब उड़ा सकता है ना। हालांकि पाकिस्तान में इंडिया को धमकी देता रहता है, हम आपको न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे, लेकिन इंडिया का थोड़ा हिस्सा जाएगा, आप पूरा देश चला जा सकता है। बट इंडिया जो है रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, तो वो ऐसी नहीं धमकी देता है कि जब यूज करना हो कर लेंगे, धमकी देने से क्या होता है, तो है ही हमारे पास। तो ये कंट्रीज हैं, ये जो कंट्रीज है ये देती नहीं है, इतनी आसानी से सिखाती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब कंट्री रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है ना। जो कंट्री रिस्पॉन्सिबल नहीं, जैसे पाकिस्तान को मिल गया है ना, पाकिस्तान भी एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है। इसने क्या किया? जर्मनी से चुरा लिया, है ना, जर्मनी के साइंटिस्ट से, इनके जो साइंटिस्ट थे उन वहां से चुरा लिया, है ना। एयू खान करके उनका कुछ नाम था, उन्होंने चुराया, जो इनके न्यूक्लियर पावर की जो है फादर भी, जो जिनको जनक मानते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है, जिन्होंने बनाया था, ठीक है, उन्होंने चुरा के कहीं से, कोई यूनिवर्सिटी थी जर्मनी की, वहां से चुरा के और अपने यहाँ पे बना लिए सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, वो चुरा के बना लिया अपने यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से पाकिस्तान को भी मिल गया, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी खतरा बना ही रहता है। यूएस जो है, यूएस खुद बोलता है कि हम जो है पाकिस्तान जो बॉम्ब बना रहा है उसकी जो रक्षा है हमको करनी पड़ती है। क्यों? जो अपने पाकिस्तान ने बॉम्ब बनाए, क्योंकि इनके यहाँ पे आतंकवादी इतने, टेररिस्ट इतने, किसी के हाथ में लग गया, किसी कंट्री के ऊपर फोड़ दिया, पूरा का पूरा देश तबाह हो सकता है। और जिस मतलब भारत के ऊपर किसी दिन फोड़ दिया किसी आतंकवादी ने, तो भारत तो ये समझेगा कि पाकिस्तान ने छोड़ा, है ना, पाकिस्तान वाली नालायक छोड़ भी दे, क्या पता चलता है। तो फिर इंडिया सीधा उन पर अटैक करेगा, पूरे देश का देश खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान, इतने सारे लोग मरेंगे, इन सबका हिसाब कौन देगा, है ना। इस वजह से ये जो है न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है, नई न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है, ये ज्यादातर देशों के पास नहीं दी जाती है। जो जिन देशों ने बना ली है वो शेयर नहीं करते हैं और देशों के साथ। लेकिन जैसे म्यांमार की बात करूं मैं आपको, 2021 में, 21 से पहले, 2021 से पहले म्यांमार में अच्छा अपना डेमोक्रेसी चल रही थी, सरकार थी, इलेक्शन सब हो रहे थे। 2021 में इनकी जो आर्मी है उसने तख्ता पलट कर दिया, है ना, तख्ता पलट कर दिया। इंग्लिश में बोलते हैं कूप, लिखा तो कूप जाता है ऐसे करके, COUP, है ना, लेकिन बोलते हैं इसको कू है। तो कू कर दिया, हिंदी इंग्लिश में कू और हिंदी में तख्ता पलट कर दिया। जो सरकार बदल देते हैं ना बिना किसी इलेक्शन वगैरह के, उसको तख्ता पलट कहते हैं। तो इनकी सरकार, इनकी जो सरकार थी उसको, इनकी जो आर्मी थी, उन्होंने उसने उनका तख्ता पलट कर दिया। मतलब जितने भी लीडर थे सबको पकड़ के जेल में डाल दिया, और जो इनका मिलिट्री का कमांडर था वो बैठ गया, किसकी, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी होगी वहां पे, मतलब जो पूरी कंट्री को चला रहा है वो चला रहा है। उसके बाद इनके बहुत सारी चीजें हुई थी, लोगों ने दंगे किए, बहुत सारे लोगों ने अपोजिशन किया। फिर इनके जो कमांडर है उन्होंने अपने लोगों के ऊपर ही बॉम्ब वगैरह, मतलब वो जो होते हैं ना एयरक्राफ्ट से मिसाइल वगैरह भी लगवा दी, लोगों को मरवाया भी अपने को। फिर जब तो बहुत समय हो गया, अब तो 2021 की बात है, अब तो बहुत कुछ शांत भी हो गया है। तो म्यांमार जो है ये 2015 से ही 2015 से रशिया के पीछे पड़ा हुआ है कि हमारी अब मदद करो न्यूक्लियर पावर को उसमें, ताकि हम भी न्यूक्लियर पावर कंट्री बन पाए, है ना। अब क्या हुआ है एकदम से, क्योंकि देखिए मैंने भी आपको बताया यहाँ पे आर्मी का राज हो गया, तो इसका मतलब क्या है, म्यांमार भी एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है, म्यांमार भी एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है। लेकिन इसीलिए रशिया जो मना कर रहा था 2015 से, अभी साइन हुई है ना डील, तो इसी महीने साइन हुई है ये डील जो है, ये फरवरी महीने में ही है ना, 2023 फरवरी में साइन हुई है डील, तो जो आपकी इसने की है रशिया ने। तो रशिया भी मना कर रहा था इतने दिन से। क्यों मना कर रहा था? क्योंकि सबको पता है कि कौन सी कंट्री रिस्पॉन्सिबल है, किसने उल्टे सीधे काम नहीं किए, किसने किए हैं। तो रशिया को पता है म्यांमार कोई रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है, इसलिए इसकी मदद नहीं कर रहा था रशिया। लेकिन अब क्या हुआ, समीकरण देखिए कैसे चेंज होते हैं। मैंने आपको सुबह भी बताया था कि जहां रशिया जाएगा वहां यूएस जरूर घुसाएगा, इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, चाहे दूसरों का इस्तेमाल करके करें, इनडायरेक्टली लड़ाई करें, लेकिन करेंगे। और जहां यूएस जाएगा वहां रशिया जरूर घुसाएगा। तो जैसे ही यूएस ने फिलीपींस के साथ अपनी डील साइन करी, मिलिट्री डील साइन करी ना, उसके 2 दिन के अंदर अंदर ही रशिया ने भी तुरंत से म्यांमार को बुलाया, उनके साथ ये न्यूक्लियर डील साइन कर दी। क्योंकि देखिए दोनों कंट्री है कहां, फिलीपींस की और म्यांमार की बात करूं आपको, ये मैप है ना, इसी में समझा देता हूं। देखिए
तो आपकी फिलीपींस कहाँ है? फिलीपींस है आपकी यहाँ पे, समझ लीजिए ये आपकी फिलीपींस है यहाँ पे, ये जो कंट्री है आपकी फिलीपींस है। म्यांमार कहाँ है? म्यांमार तो इंडिया के बगल में, यहाँ पे म्यांमार मान लीजिए, यहाँ पे कहीं पे म्यांमार होगी, ठीक है, यहाँ पे म्यांमार हो गई, ये हो गई फिलीपींस। तो दोनों इंडो पैसिफिक वाले एरिया में आते हैं, दोनों इंडो पैसिफिक वाले एरिया में आते हैं। यूएसए यहाँ होगा, रशिया यहाँ आ गया, है ना, तो एक ही एरिया में, है ना, थोड़ी थोड़ी दूर पे तो है एरिया। तो ये जो है इंडो पैसिफिक के एरिया में दोनों ने आने के लिए, क्योंकि जैसे यूएसए ने फिलीपींस के साथ ये डील साइन करी, ऐसे ही रशिया ने कर ली म्यांमार के साथ डील साइन, ठीक है। देखिए यूएस की ना फिलीपींस के साथ तो यूएस की बहुत पुरानी डील भी है, एक मिलिट्री डील इनकी बहुत समय से चलती आ रही है, जब से आपका कौन, फिलीपींस आजाद हुआ है। क्यों चलती आ रही है? क्योंकि देखिए यहाँ पे चाइना वाला फैक्टर आता है, क्योंकि चाइना यहाँ पे है बिल्कुल, और ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया को क्या कहते हैं, ये तो चाइना है ना, और ये जो एरिया है ना, ये जो समुद्र है यहाँ पे, इसको कहते हैं साउथ चाइना सी, क्योंकि इसको चाइना सी का जो साउथ वाला हिस्सा है, चाइना यहाँ पे इसके नीचे आता है ना, तो ये जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पे जितने भी आसपास देश है ना, उन सबको परेशान कर रहा है। जैसे यहाँ थाईलैंड भी यही है ना, कंबोडिया, लियोस और आपका वियतनाम और भी कई सारे देश हैं यहाँ पे। तो इनको जो छोटे छोटे देश है, सब मिलिट्री वगैरह इतनी मजबूत है नहीं, तो इनको चाइना बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। क्या कर रहा है चाइना, कि जितना भी एरिया इस साउथ चाइना सी के अंदर आता है, ये सब मेरा है, चाइना का ऐसा कहना है। क्यों? इन्होंने कोई बहुत पुराने मैप पता नहीं कहां से उठा लिए, ऐसे चाइना इंडिया के साथ करता है, बहुत पुराने पुराने मैप लेके आता है कि इस समय पे ये हिस्सा हमारा था, इसलिए अभी हमारा है। इस तरह से इंडिया अगर करने लगे तो इधर से ये आपका नेपाल, म्यांमार वगैरह सब इधर आ जाएंगे इंडिया के पास, ये नीचे आपके ये जो है आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब भी आ जाएंगे इंडिया के पास ही, और इधर से आपका अफगानिस्तान तक इंडिया के पास आ जाएगा, बल्कि और आगे तक। अगर इंडिया ऐसा करने लगे, पुराने पुराने मैप ले आए, हमारे पास तो है एग्जैक्ट मैप, यहाँ पे ये सब हिस्से हमारे थे, है ना, वो चोला एम्पायर का हिस्सा था, इधर ये आपका सिख एम्पायर था उसका हिस्सा था, उससे आगे अफगानिस्तान भी हमारा हिस्सा होकर था, म्यांमार भी। ये सब चीजों को अगर हम लगा लें तो सब हमारा तो कितना बड़ा देश बन सकता है। पर हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, ठीक है, हम लोग ऐसा काम नहीं करते। इंडिया एक ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जिसने आज तक किसी पर अटैक नहीं किया। आज तक कितने बुरे समय हमने देख लिया, लेकिन आज तक किसी पर अटैक नहीं किया, जब से बने हैं। सबसे पुराना देश हमारा माना जाता है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, सबसे पुरानी सभ्य था, लेकिन आज तक हमारी कंट्री ने किसी पर अटैक नहीं किया। किसी भी समय में ऐसा हो सकता है, चलिए एक जनरेशन अच्छी थी, अगली ने किया हो, है ना, वो अच्छी चलो, उससे अगली ने किया हो, उससे पिछली ने किया, उससे पिछली ने किया हो, अगली ने किया हो, इन किसी ने नहीं किया, है ना, क्योंकि बहुत सभ्य लोग यहाँ पे पाए जाते हैं इंडिया में, और एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, ठीक है। वहीं पे जो आपका, किसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको, हाँ, चाइना के बारे में बताता हूं आपको। चाइना जो है, चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पे जितनी भी कंट्री है सबको परेशान कर रहा है। चाइना क्या है, साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है। आर्टिफिशियल आइलैंड्स मतलब अपनी तरफ से नकली नकली आइलैंड बना रहा है। एक तो नेचुरल आइलैंड होते हैं जो बन जाते हैं अपने आप प्रकृति की वजह से, दूसरे चाइना अपने आप आइलैंड बना रहा है ये साउथ चाइना सी में, और ये बोल रहा है ये आइलैंड हमारा है, तो इसके आसपास की जमीन हमारी होगी। क्या होता है देखिए, जो आपकी जमीन होती है ना, जो आपकी जमीन होती है, जो आपके हिस्से में आती है, आपके देश का हिस्सा होती है, उसके आसपास के कुछ नॉटिकल माइल, 220 नॉटिकल माइल जो है, ये आपका पानी के अंदर ये लंबाई नापने की वो है, होती है, मात्रक होता है पानी के अंदर। तो 220 नॉटिकल माइल तक ना आपका एरिया होता है, आपका इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है, तो वो एरिया आपका होता है ना, 220 नॉटिकल माइल तक। तो चाइना का क्या है कि जैसे मान लो साउथ चाइना सी है, ये आपका चाइना वगैरह ये सब है ना, यहाँ थाईलैंड वगैरह है। अब यहाँ पे मान लो अभी तो ये पानी है, तो चाइना कह नहीं सकता, यहाँ पे तो मान लो 200 नॉटिकल माइल यहाँ खत्म हो गया, तो चाइना का एरिया बस ये हुआ। अब चाइना क्या करेगा, यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड खड़ा कर देगा पानी में, तो ये भी चाइना का हिस्सा हो गया आर्टिफिशियल आइलैंड, क्योंकि चाइना ने खरीदा है, मतलब खरीदा है कि चाइना ने बनाया है, तो चाइना का हो गया, है ना। तो क्या करेगा, इसके आगे फिर 200 नॉटिकल माइल बढ़ा लो, यहाँ तक आ जाएगा। मान लो चाइना ने यहाँ भी कर दिया, तो यहाँ का भी 200 नॉटिकल माइल यहाँ बना दिया, यहाँ का भी 200 नॉटिकल माइल। तो ये है इसकी स्ट्रेटेजी, जिस वजह से ये बना रहा है। क्या बना रहा है, इस वजह से इंडिया नहीं, चाइना जो है ये आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, और इन सब कंट्रीज को बुली कर रहा है, इन सब कंट्रीज को परेशान कर रहा है। जैसे मैं इंडिया की बात करूं, ये इंडिया का आपका ये साउथ वाला एरिया है इंडिया का, है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है आपका अरेबियन सी नहीं, ये है आपका लक्षद्वीप आइलैंड, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये है हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड है। अगर सही मायने में देखें तो हमारी जो मेन धरती है वो यही है, तो हमारे जो है इसके हिसाब से नॉटिकल माइल मिलना चाहिए हमको 220, लेकिन हमको किसके हिसाब से मिलता है, ये जो द्वीप है इनके हिसाब से मिलता है। तो हमारा जो एरिया है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पानी में। अगर इनके हिसाब से मिलता तो छोटा एरिया होता, लेकिन ये जो हमारे आइलैंड से जो हमारे द्वीप है इनकी वजह से हमको बहुत ज्यादा एरिया मिल जाता है, क्योंकि जो इन द्वीपों के और भारत के बीच में जो पानी वाला हिस्सा वो भी हमारा हो गया, उसी की वजह से, क्योंकि हमारी जो बॉर्डर है वो यहाँ तक हो गई, ये जो है ना अंडमान निकोबार तो हो गई, फिर जो 220 नॉटिकल माइल गिना जाएगा ना, वो गिना जाएगा ये जो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ से इधर लक्षद्वीप से, तो हमारा जो एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। यही जो है चाइना करने की कोशिश कर रहा है अपने आर्टिफिशियल आइलैंड बना के, देखिए हमारे पास तो ये आइलैंड पहले से है ना, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, लेकिन चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो चाइना इसको परेशान करता था बहुत ज्यादा फिलीपींस को, उस वजह से यूएस ने इनके साथ ये जो एग्रीमेंट बहुत सालों पहले साइन किया था, तो ये एग्रीमेंट अभी 2 साल पहले खत्म हो गया था। तो यही जो
आपका एग्रीमेंट था मिलिट्री वाला। ये मिलिट्री एग्रीमेंट क्या था कि अगर जो आपका ये आपका फिलीपींस से इसको कोई भी परेशान करेगा तो यूएस आएगा उसकी मदद के लिए, अपनी आर्मी भेजेगा यूएस। तो वो वाला जो है कुछ दिन पहले एग्रीमेंट खत्म हो गया था, तो यही दोबारा से साइन किया। जैसे इसने दोबारा साइन किया, रशिया ने फिर म्यांमार के साथ ही एग्रीमेंट साइन कर लिया, ठीक है, उसके पीछे पीछे तुरंत 2 दिन बाद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं, है ना। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जब भी मैं, जैसे आज सुबह आपकी करंट अफेयर की वीडियो बनेगी, कल सुबह बनेगी ना 10 तारीख को, तो ये करंट अफेयर की वीडियो आपकी दिन में 2 बार होती है, एक सुबह को 8 बजे, शाम को 8 बजे। शाम वाली में अभी कुछ दिन बीच में नहीं आई थी, लेकिन कल से लगातार आ रही है, कल से और अभी लगातार आई। कुछ दिन मेरे को बीच में काम था, इस वजह से नहीं आई थी, लेकिन अब लगातार आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये कभी कभार हो जाता है, शाम को जैसे काम पड़ जाता है, वरना सुबह वाली तो आपको हमेशा आएगी। सुबह वाली में कोई लीनियंसी नहीं दी जाएगी, सुबह वाली में कुछ नहीं होगा, सुबह वाली हमेशा आएगी, उसको कोई परेशानी नहीं। लेकिन शाम वाली में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, कुछ काम फंस जाता है, उसकी वजह से उसमें शाम वाली कभी कभी रह जाती है। तो आप माइंड ना करिएगा, आएगी जरूर, सुबह एक वीडियो तो आएगी सुबह की, है ना। किसी दिन अगर शाम की भी नहीं आ पाती है तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, या तो हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम पेज का लिंक, या आपका जो हमारा फेसबुक का पेज है उसका लिंक, आप कहीं पे भी जाके वो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। वरना सबसे इजी है, ये वीडियो देखो और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो कि ये परेशानी है, हमको समझा दो, और मैं आपको समझा दूंगा। जैसे कल सुबह या कल शाम की वीडियो आपको समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारी जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसकी वीडियोस को, और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और हमको सपोर्ट करें। हमारे साथ हम थोड़ी सी मेहनत करवाएं हमारे लिए भी, और खुद भी अपनी पढ़ाई पे पूरी मेहनत करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे 10 फरवरी, मतलब कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।